हाँ प्यारे बच्चों, अनसॉल्व क्वेश्चंस में 4 प्रश्न पूरी तरह हो गए हैं। 5वें और 6वें प्रश्न होमवर्क के दिए थे, फिर भी बता रहे हैं, देख लीजिए। जिसको जो आया है, जो किया है, मिला लेगा। 5वें का खंड है आयाम मॉड्यूलेट वोल्टेज ई का मान बताइए। मॉड्यूलक आवृत्ति व वाहक आवृत्ति बताइए। देखो बेटा, ये एक चैप्टर हुआ करता था संचार व्यवस्था, ठीक है, अंतिम चैप्टर था। अब ये कोर्स से आउट है, इसलिए हम भी इसको आउट कर रहे हैं। हमारी स्नेहा बिटिया बहुत जानकार लड़की है, 5वीं कक्षा ये पढ़ रही है। वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं? श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त करो। ये बेटा प्रत्यावर्ती धारा का लेसन है, फिर भी अगर हम जो है चाहो तो बता दें, लिख लीजिए। केवल लैंग्वेज में है, हो सकता है याद ही हो जाए। पढ़ाई नहीं है वैसे, इसको बताना नहीं था अभी, लेकिन जो है बता दे रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि याद कर लोगे। 5वीं कक्षा वैद्युत अनुनाद। इलेक्ट्रिक रेजोनेंस, वैद्युत अनुनाद। प्यारे बच्चों, अनुनाद या रेजोनेंस ये 11th क्लास का टॉपिक है। अनुनाद आप शब्द सुने हो लेकिन जानते नहीं हो क्या होता है। ऐसा है बेटा, साइंटिस्टों ने पता लगाया है कि दुनिया की प्रत्येक वस्तुएं, हम, आप, घर, मकान, कॉपी, किताब, सब की सब हमेशा कंपन गति करती रहती है। मतलब हम लोग कंपित होते रहते हैं, लेकिन हमारे जो कंपनों के आयाम हैं, मतलब माध्य स्थिति से इधर जाना या माध्य स्थिति से इधर जाना, ये लंबाई आयाम होती है। आयाम बहुत कम होते हैं, इसलिए हम किसी भी वस्तु को स्थिर महसूस करते हैं, गतिमान नहीं समझते। लेकिन अगर किसी वस्तु पर बाहर से बल लगा दिया जाए और वस्तु के जो कंपनों के आयाम है बढ़ जाएं, वस्तु में बड़े बड़े आयाम के कंपन होने लगे, तो इसे जो है अनुनाद कहा जाता है। माने स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन करती हुई वस्तु, माने अपनी निश्चित आवृत्ति से जो कंपन कर रही वस्तु, जैसे हम आप कंपन कर रहे हैं, दीवार वाल कंपन कर रही है, पर इसकी स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर या पूर्ण गुणज आवृत्ति का बाह्य बल लगा दिया जाता है, तो वस्तु में कंपनों का आयाम क्या हो जाते हैं? बड़े बड़े होने लगते हैं। यही घटना अनुनाद होती है। स्नेहा ओझा बेटा, जैसे कभी पुल पे खड़े रहो। किस पर बेटा? पुल पे। तो पुल अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन कर रहा है, लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि उसके कंपनों के आयाम बहुत कम है। लेकिन जैसे अचानक उससे टरक गुजरती है, तो टरक गुजरी, इसका मतलब टरक ने बल लगा दिया पुल पर, और जो पुल की स्वाभाविक आवृत्ति है उस आवृत्ति बराबर बल लगा दिया, तो पुल में बड़े बड़े आयाम कंपन होने लगते हैं। जो कंपनों का आयाम है वो बढ़ जाता है, तो पुल हमें हिलता हुआ महसूस होता है ना, जब पुल पर खड़े रहो बगल से जो है जाए। और विश्वास नहीं है स्नेहा सोनी, जैसे अगर किसी ऐसे जो है दुकान पर चले जाओ जहाँ गेहूँ पीसा जाता हो, आटा पीसा जाता हो, उसमें जहाँ मशीन लगी होती है, उस दीवार को देखो, जब मशीन चलाता है तेजी से कंपित होती है, तो वही कहानी वहाँ होती है। तो कहने का मतलब अनुनाद समझ गए कि स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन करती हुई वस्तु पर जब बाह्य आवर्ती बल आरोपित करते हैं तो वस्तु में कंपनों के आयाम बढ़ जाते हैं। यह घटना अनुनाद कहलाती है। अब जब यह जो है वैद्युत परिपथों में यह संपन्न हो, वैद्युत परिपथ में अगर बाह्य आवर्ती बल की आवृत्ति के बराबर का बल जो है परिपथ में आरोपित करते हैं तो वैद्युत कंपन के आयाम बड़े बड़े होने लगते हैं, तो यह घटना वैद्युत अनुनाद कहलाती है। कौन सी घटना कहलाती है? आपको जो है प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में बताऊंगा कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ कुल 6 प्रकार के होते हैं। एल परिपथ, आर परिपथ, सी परिपथ, एल आर परिपथ, सी आर परिपथ, एल सी आर परिपथ, ठीक है। तो ऐसे समस्त परिपथ जिसमें जो है प्रेरण कुंडली जुड़ी हो उसे एल परिपथ कहते हैं।
जिसमें धंधारित्र जुड़ा हो उसे सी परिपथ, जिसमें केवल बाह्य प्रतिरोध जुड़ा हो उसे जो है आर परिपथ कहते हैं। तो वैद्युत अनुनाद परिपथों के लिए वैद्युत अनुनादी परिपथों के लिए ठीक है एक्सएल बराबर एक्ससी, मतलब एल जैसे हमारा जो है धारा के मार्ग की रुकावट को हम प्रतिरोध कहते हैं, वैसे जब जो है एल परिपथ रहे तो उसमें धारा के मार्ग की रुकावट को प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, एक्सएल से लिखते हैं। और जो है सी परिपथ में धारा के मार्ग की रुकावट को धारितीय प्रतिघात एक्ससी कहते हैं। ये दोनों बराबर होता है तभी वैद्युत अनुनाद बनता है। तो एक्सएल बराबर एक्ससी, और आप याद रखिए एक्सएल का मान ओमेगा एल होता है, एक्ससी का मान 1/ओमेगा सी। तिरछा गुणा कर दीजिए, ओमेगा स्क्वायर एल सी बराबर 1, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/एल सी, ओमेगा बराबर 1/√एल सी। आप लोग जो है ओमेगा जानते हो 2πn होता है, पीछे की कक्षाओं में पढ़े हो कोणीय वेग आवृत्ति का, ओमेगा बराबर 2πn लिखते हो, 2π/t लिखते हो। तो यहाँ ओमेगा बराबर जो है 2πf, माने n की जगह f लिख रहे हैं, तो 2πf बराबर 1/√LC। तो f बराबर 1/2π√LC। ये बेटा समझ गए होंगे कि अनुनादी परिपथ की आवृत्ति का व्यंजक पूछ रहा था शायद, वो आ गया आवृत्ति का व्यंजक। तो समझ गए आप सब लोग, नहीं समझे हो तो याद कर लीजिएगा, यही इतना लिखा दें। हाँ, ऐसे समस्त परिपथ, अनुनादी परिपथ हेडिंग डाल दीजिएगा। स्नेह बेटा कम समझ में इसलिए आ रहा है क्योंकि पढ़ाए नहीं है ना अभी, इसको रट लोगे बेटा। ऐसे समस्त परिपथ, समस्त परिपथ जिनमें धारितीय प्रतिघात व प्रेरण प्रतिघात समान होता है, धारितीय प्रतिघात व प्रेरण प्रतिघात समान होता है, उनमें वैद्युत कंपनों के आयाम बढ़कर प्राप्त होते हैं। ऐसे परिपथ अनुनादी परिपथ कहलाते हैं। लिखा दिस इज, हाँ खंड गा पढ़ते हैं, अभी इसको उतार लेना जो बोर्ड पर लिखे हैं। खंड गा पढ़ते हैं बेटा, 5वें का गा। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान 100√2 वोल्ट है। बताइए विभवांतर का शिखर मान। देखो बच्चों, यहां पर देखिए 5 का गा, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, अंशाल पेपर लग रहा है, जान ही रहे हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूलमान 100√2। नेहा बेटा देखो VRMS 100√2 ये दिया है,
ठीक है बेटा। आपको बताना चाहेंगे VRMS या IRMS मतलब V/√2 क्या होता है बेटा? ये V0/√2 बराबर 100√2 तिरछा गुणा अगर 2√2 और 100 गुणा हुआ 200, तो ये आ गया वोल्टेज का शिखर मान। क्या आ गया बेटा? वोल्टेज का शिखर मान आ गया। फिर क्या पूछ रहा है? वोल्टेज का विभवांतर का औसत मान, यही पूछ रहा है ना। देखो एक चक्र के लिए पूछ रहा है ना, एक चक्कर के लिए औसत वोल्टेज शून्य। आपको बताना चाहेंगे कि दो डेरिवेशन है, ध्यान से सुन लीजिए, सवाल किसी में आएगी तो कर लीजिएगा। जैसे बेटा विभवांतर कहा है या विद्युत वाहक बल कहा है या धारा कहा है। अगर कहा है धारा के औसत मान बताओ, तो आधे चक्कर के लिए धारा का औसत मान, कितने चक्कर के लिए? आधे चक्र के लिए धारा का औसत मान I/π होता है, ठीक है। और संपूर्ण एक चक्र के लिए औसत मान 0 होता है। तो अगर वोल्टेज का औसत मान कहे तो V/π, विद्युत वाहक बल का औसत मान कहे तो E/π, लेकिन आधे चक्कर के लिए, और संपूर्ण एक चक्र के लिए क्या होगा? 100। और वर्ग माध्य मूल मान कहे तो V/√2, या कुछ लोग कहते हैं 0.707 V0। क्या कहते बेटा? 0.707 V0। दोनों का मतलब एक ही है, चाहे V/√2 कहो चाहे 0.707 V0 कहो, मतलब भाग दे के हल कर दिया गया है। क्लियर? अब बेटा अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हमारे साथ जो है सारे बच्चे बच्चियां हैं। इसिम कह रहा है अथवा भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या हैं, इनकी परिभाषा दीजिए। अथवा वाला प्रश्न, आठवां वाला प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भूचुंबकत्व के प्रमुख अवयव, यही पूछ रहा है ना बेटा, भूचुंबकत्व के अवयव। और हमने आप सभी को होमवर्क दिया था इस उम्मीद के साथ कि इसको सबको आ गया होगा, फिर भी बहुत देर से सितान मुड़ी हिला रहे हैं। भूचुंबकत्व के 3 अवयव होते हैं, हमने आप सबको बताया है। दिग्पात कोण, लिखा नहीं रहे हैं, समझा दे रहे हैं, अगर किसी को दिक्कत हो तो लिखा भी देंगे। दिग्पात कोण, नमन कोण या नति कोण, और तीसरा है भूचुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्षैतिज घटक। ऐसे दीज आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ भूचुंबकत्व। ओके बेटा, विक्रंत ध्यान से देखो, विक्रंत बड़ी गए पर हैं। तो भूचुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के प्यारे बच्चों 3 प्रमुख अवयव होते हैं। पहला है दिग्पात कोण। अरसलान खदेड़ू, यहां ध्यान से सुनो। भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के मध्य बना कोण दिग्पाता कोण कहलाता है। यदि कोई चुंबकीय सुई स्वतंत्र रूप से घूम सकती हो अपनी अक्ष के पट्टा, तो चुंबकीय सुई के चुंबकीय अक्ष एवं क्षैतिज अक्ष के साथ बना कोण नति या नमन कोण कहलाता है। भूचुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यदि B∠E हो तो उसका क्षैतिज घटक H बराबर VE cos थीटा और ऊर्ध्व घटक V बराबर BE sin थीटा। ये 2 घटक होते हैं और यही अवयव की परिभाषा हो गई, ठीक है। हाँ प्यारे बच्चों, मेरा उद्देश्य है कि किसी बच्चे को ऐसा न रहना आता हो। अब से काजल पूछ लेना दिक्कत हो तो। हाँ, तो हमारे बीच जो है मिस स्नेहा ओझा बैठी हुई हैं गुस्साते हुए। खंडघा 5वें का। बेटा स्नेहा गुस्साओ नहीं, हम थोड़ा सा देख ले रहे हैं, मान लो कोई बच्चा भूला भटका शिविर वाला हो। यशपाल, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत लिखिए।
द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत लिखिए। प्यारे बच्चों, जस्ट 2-3 दिन पहले हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत पढ़ाए हुए हैं। फिर भी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों में से किसी बच्चे को अगर ज़रूरत हो तो बता दें। सुन लीजिए, हवा में ऐसे ही वैज्ञानिक हाइगेंस ने प्रकाश तरंगिकाओं के संदर्भ में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जो 3 पदों में है, जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत कहते हैं। फर्स्ट पास्चुलेट, प्रथम कथन। ठीक, प्रथम कथन में हमने आपको हिंट किया था कि तरंग सिद्धांत प्लस तरंगाग्र दोनों मिला के परिभाषा दे दो ना बेटा बिंदु। ठीक बेटा बिंदु, पहला बताए थे तरंग सिद्धांत द्वितीयक में प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से तरंगों के रूप में संचरित होता है। जब ये प्रकाश तरंगिकाएं माध्यम के कणों से टकराती हैं तो माध्यम के कण भी तरंगति करने लगते हैं। तरंगे दूर दूर तक सभी दिशाओं में बाहर संचरित होते रहते हैं और किसी माध्यम में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर प्राथमिक तरंगिकाएं समान कला में मिलती हो, जिसके सभी बिंदु द्वितीयक तरंग स्रोत का कार्य करते हो, तरंगाग्र कहलाता है। सेकंड पास्चुलेट, द्वितीय कथन तरंग सिद्धांत का चाचा प्रवीण यादव। द्वितीयक तरंगिकाओं के गति की दिशा और परिमाण प्राथमिक तरंगिकाओं के गति की दिशा और परिमाण के समान होती है। तीसरा कथन है द्वितीयक तरंगिकाओं से गुजरता हुआ वक्र एनवेलोप कहलाता है। ठीक बेटा, याद हो गया। तो ये था हमारा हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। उम्मीद ये है रहमान की लिखा दूं कि लिखे थे अभी कुछ दिन पहले, लिख लोगे। ठीक है ना। अच्छा, इसी में कह रहा है प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करिए। तो ये भी तो लिखाए हुए हैं अरसलान जी। प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कुछ इस तरह से आपके हिसाब किताब याद करिए। एक्स वाई एक परावर्तक तल है, ऐसे बोला जाता है हमारे स्टाइल में। एक्स वाई परावर्तक, इस पर नमो याद हो भाई को। PABQ एक समतल तरंगाग्र दिशापतित होता है। यदि इस समतल तरंगाग्र PABQ की पहली प्राथमिक तरंगिका PA परावर्तक तल को A पर और अंतिम तरंगिका परावर्तक तल को A' पर स्पर्श करेगी तो A और A' के मध्य के सभी बिंदुओं पर सभी प्राथमिक तरंगिकाएं स्पर्श करेंगी। याद आया। और इस प्रकार बच्चों गौर से फरमाते रहिएगा कि ये हमारा A से A' के मध्य के सारे बिंदु द्वितीयक तरंग स्रोत का कार्य करेंगे। यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। सबसे पहले द्वितीयक तरंगिका मान लेते हैं A से निकलती है। जितने समय में अंतिम तरंगिका प्राथमिक वाली B से A' तक 30 सेकंड में जाए अगर, तो B' बराबर BT, उतने ही समय में अगर जो है पहली द्वितीयक तरंगिका पहुंच जाए B' तक, तो AB' बराबर O से BT। यहाँ AB' गोली पृष्ठ खींच के A' से एक स्पर्श रेखा खींचे तो A' B' के सभी बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं गुजरेंगी।
पहले द्वितीय तरंगिका विडैश से, अंतिम द्वितीय तरंगिका ए डैश से गुजरेगी, ए डैश विडैश अनुलोप हुआ। और यहाँ पर एक चाचा अविलंब एम हो और ये कोण आई हो तो ये भी आई होगा। एंड इट इज आल्सो अविलंब डैश एंड इट इज आर तो इट इज आर होगा। फोटो देखो, त्रिभुज ए बी डैश में बीच कोणा 90-90 हेंस बराबर। एंड दिस भुजा इज vanished. Okay, and this bhuja BA dash and this bhuja AB dash now become बराबर from this. Both त्रिभुज are side angle sine condition से बराबर सर्वांग सम। और जब सर्वांग सम तो इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण, हरे राम हो आई बराबर 8। तो यहाँ दिखाई दे रहा है आई बराबर आर, तनकोण बराबर परावर्तन कोण और आपतित किरण अभिलंब परावर्तित किरण सभी एक ही तल एक्स वाई में है, इसलिए सिद्ध हो गया परावर्तन के दोनों नियम हायर द्वितीय तरंग का सिद्धांत से। ओम देवियाय नमः। ओके, तो बच्चों आइए पहुंच गए 5 का अंगा ना पक्का। किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र बताओ। देखो बेटा, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष की किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक माने अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताना है। प्रश्न नंबर 5 का अंगा देखो जरा, जो बच्चे लगाए हैं हमको गुस्साए नहीं, मिला लेंगे, हम बहुत जल्दी बताएंगे, तेज बताएंगे। थोड़ा सा स्नेहा बेटा को नहीं आ रहा है इसलिए बता देंगे। ओझा जी पूछ रही हमारी किसी वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव आप पुराने जानकार हैं, सभी लोग जानिए, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश यदि अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो यह रचना वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। अक्ष के मध्य बिंदु को द्विध्रुव का केंद्र O कहते हैं। केंद्र से जितनी दूरी पर पहला आवेश होता है उतनी दूरी पर दूसरा आवेश होता है। ज्यादातर बच्चों ने डेरिवेशन किया होगा ये वाला, तो थोड़ा शार्ट में कर ले रहे हैं, ठीक है ना बेटा। हाँ, यहाँ पर देखिए जरा, मीना बेटा ने भी लगा के आई है, सब देख लिया मैंने काफी। ये एक जो है मान ले रहे हैं -Q, जो लोग लगाए हैं उनके लिए रिपीट हो जा रहा है, और अब कभी नहीं लगाएंगे जो होमवर्क रहेगा, आज बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, वैद्युत द्विध्रुव बन गया आपका समान परिमाण Q और विपरीत प्रकृति माइनस और प्लस के दो आवेशों से, इसका नाम है AB, और AB इसकी जो है अक्ष है और O इसका जो है मध्य बिंदु केंद्र है, और दोनों ही आवेश केंद्र से L दूरी पर है। शोभित नारायण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q × 2L, यह आप जानते हैं। प्रश्न कह रहा है कि द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदुओं पर, तो चाहे इधर चाहे इधर कहीं जो है कोई एक बिंदु की कल्पना कर लीजिए, या इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बतलानी है। अक्ष पर स्थित बिंदु M पर मान लेते हैं कि ये अक्ष पर स्थित बिंदु केंद्र से R दूरी पर है। ये सब बेटा हम लिखाएंगे नहीं जो बोल रहे हैं, आप सभी लोग सुन लीजिए, ठीक है, वर्णन नहीं लिखाएंगे। अब +Q आवेश से M तक की दूरी अगर जानना चाहें तो यहाँ से यहाँ तक R है, यही L कम हो गया, R - L, माने बच्चों B से M तक की डिस्टेंस R - L।
ऐसे ही बेटा अगर माइनस क्यू आवेश की हम जो है एम तक दूरी आपसे पूछे तो एम बराबर आर प्लस एम, प्लस क्यू आवेश के कारण एम पर तीव्रता एम की ओर होगी वेक्टर E1। अब जानते हैं धनावेश तीव्रता हमेशा बिंदु की ओर बनाता है, ठीक बेटा। माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता बिंदु के विपरीत दिशा में वेक्टर E2 होगी। चित्र समझ में आ गया बेटा। अब बच्चों बिंदु एम पर प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 बराबर, यहां जान लो हम लिखे हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण एम पर तीव्रता 1/4πε0 क्यू अपान, यहां प्लस क्यू आवेश से एम तक की दूरी बी एम है, बी एम स्क्वायर माने आर माइनस एल का स्क्वायर। माइनस क्यू आवेश के कारण एम पर तीव्रता E2, इसी प्रकार जैसे प्लस क्यू वैसे माइनस क्यू, 1/4πε0 क्यू अपान आर प्लस एल होल स्क्वायर। देखो बेटा फोटो में देखो वेक्टर E1 और वेक्टर E2 दोनों विपरीत दिशाओं में है, E1 इधर है E2 इधर है, तो परिणामी तीव्रता वेक्टर विधि से जोड़ेंगे, विपरीत दिशा वाले वेक्टरों का योग उनके अंतर के बराबर होता है। वेक्टर E1 व वेक्टर E2 परस्पर कैसे हैं, विपरीत दिशाओं में है, इसलिए परिणामी तीव्रता यशपाल बेटा वेक्टर E दोनों का डिफरेंस होगा कि नहीं बेटा, एक बार अच्छी आ गया है कौनो पेपर में नहीं अच्छी आई थे दोहराई थे जान ले ना। हाँ अब और कौनो पेपर में अच्छी आए थे हम थोड़ो कर कह दे उसमें कराए थे। हाँ? लगान पिक्चर वाले देखा था 1/4πε0 Q अपान R माइनस एल होल स्क्वायर। नया बेटा दिख रहा है, समझ में आ रहा बेटा, सुनिए बेटा जो तुम नहीं पढ़े वो सब भी ऐसे ही बता देंगे, गौर से देखिएगा। इसी तरह से कॉमन ले रहे हैं 1/4πε0 Q कॉमन 1/R माइनस एल होल स्क्वायर 1/R प्लस एल होल स्क्वायर। आयुष आलसी देखो तुम तो पढ़ना ही नहीं चाहते हो कुछ, क्या कहें तुमको। लघुत्तम लघुत्तम R माइनस एल होल स्क्वायर R प्लस एल होल स्क्वायर, ये सी ए कट गया, हर से हर कट गया बेटा, अंश का इसमें गुणा हो गया। सभी को समझ में आ रहा है बेटा, कहीं कोई दिक्कत कैसे आन हो, आन होगी। अब 1/4πε0 क्यों नीचे बेटा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर देखो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 आ रहे हैं, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 आ रहे हैं, R स्क्वायर स्क्वायर का 4 आ रहे हैं। विक्रांता इसको डायरेक्ट लिख दिए, तुम गुस्सा गए क्या, आ गया समझ में। किसका मान आ रहा है बच्चों, ए का। आगे बढ़े अब यार हमें पूरा करा था नहीं, ये आ गया बेटा आदर्श नीरज,
E बराबर 1/4 पाई और Q इंटू 4RL को लिख सकते हैं 2L इंटू 2R, 2 दूनी 4 आ गए। और यहाँ बेटा L इज वेरी वेरी लेस फ्रॉम R एंड हेंस L स्क्वायरा इज वेरी वेरी लेस देन R स्क्वायरा। छोटी राशि है और ज़्यादा छोटी हो गई, और जब बेटा और ज़्यादा छोटी हो गई तो R माइनस एल स्क्वायर नियरली इक्वल टू R स्क्वायर। एल स्क्वायर को हम नेग्लिजिबल कर देंगे, इग्नोरेबल। तो यहाँ क्या बचेगा, केवल बेटा R स्क्वायर का स्क्वायर R पावर 4। देखिए अमन कुमार वर्मा जी, यहाँ बोर्ड पर Q इंटू 2LP होता है, 2 से ये R से घात कट गई और यहाँ 2 बचा रह गया और ये आ गया फार्मूला आपके सामने। वर्मा जी समझे?